प्राण जनरेट करने को लेकर आ गया नोटिस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर के बारे में। प्राण नंबर कैसे जनरेट करें। प्राण नंबर जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि किन किन जिलों से नोटिस आ चुका है प्राण अप्लाई करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे कि आपकी जो रिटायरमेंट डेट है, यानी कि रिटायर होने की जो तिथि है, वो कैसे निकालें, कैसे जानें कि किस दिन आप रिटायर होंगे। और ये बहुत ज़रूरी है प्राण को अप्लाई करने के लिए। प्राण शिफ्टिंग किन किन को करना है और कैसे करना है, और सचिवालय अपडेट, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक जो प्रखंडाधीन विभिन्न विद्यालयों में योगदान किए हैं, सभी का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वो हो चुका है। यानी कि इन लोगों की जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है अब हो चुका है। अब उनको बोला गया है कि भैया अपने अपने आप जो हैं वो प्राण जनरेट कर लें, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। या तो खुद से करना है तो खुद से करिए, अदरवाइज आप साइबर कैफे की हेल्प ले सकते हैं। 100-200 रुपये वो भी चार्ज करते हैं और ईजिली बिना किसी परेशानी के वो जो है वो प्राण के लिए अप्लाई कर देते हैं। देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तभी आप खुद से ट्राई करें, अदरवाइज आप 100-200 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एक क्रिटिकल कह सकते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती होगी तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने होंगे। इसलिए ध्यान से आप सभी ने प्राण के लिए अप्लाई करना है। किन्हीं किन्हीं विद्यालय अध्यापक के जो फोल्डर जो आपके बीआरसी भेजे गए थे, उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, तो जैसे आपका स्कूल खुलेगा आप अपना जो भी है वो आप भिजवा दीजिएगा बीआरसी में, ताकि आपका जो फोल्डर है वो जिला कार्यालय भेजा जा सके। अब हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 वालों के प्राण अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, प्राण नंबर का जो अप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ टीआरई 3 वालों को करना है। टीआरई 3 वालों का भी ऐसे, अब मान लीजिए अगर आप टीआरई 1 या टीआरई 2 में से ऑलरेडी किसी में सेलेक्टेड हैं और फिर आपका सिलेक्शन फिर से टीआरई 3 में हो गया, तो एक बार प्राण अप्लाई होने के बाद दोबारा आपका प्राण अप्लाई नहीं होगा। यानी कि जो फ्रेश टीचर हैं, जो पहली बार टीचर बने हैं, उन्हीं लोगों को केवल और केवल प्राण के लिए अप्लाई करना है। जो टीआरई 1 और 2 में सिलेक्टेड टीचर हैं उनको प्राण के लिए अप्लाई नहीं कराना है। तो भाई फिर उनको क्या कराना है, तो देखिए उनको कराना है प्राण शिफ्टिंग। आपका प्राण जो है वो एक ही बार बनेगा, ठीक है। आपका जो प्राण है वो आपका एक ही बार बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने टीआरई 1 में आप टीचर थे, मान लीजिए 1 to 5 या 6 to 8 की, अब आप 9, 10 या 11, 12 के बन गए हैं तो आपको फिर से प्राण अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। प्राण एक ही बार जनरेट होगा। और अगर आप नए टीचर बने हैं, फिर से पुराने टीचर थे, अगेन टीआरई 3 में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको प्राण को शिफ्ट कराना है, ना कि जनरेट कराना है। अब प्राण को शिफ्ट कैसे कराना है, तो देखिए आपको आपके जिले के डीपीओ ऑफिस या फिर जो आपके बीआरसी के जो आपके अकाउंटेंट हैं उनसे कांटेक्ट करना है। जो भी आपके नियर बाय में हो, दोनों आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपका जो प्राण शिफ्ट होगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि प्राण शिफ्टिंग कुछ दिनों में हो जाएगा, 4 से 5 दिन, जबकि कहीं कहीं 1 से 2 महीने भी लग जा रहे हैं। तो एज सून एज पॉसिबल आपने बीआरसी या फिर डीपीओ में कांटेक्ट करना है और आपको प्राण जो है अपना शिफ्ट करा लेना है अपने सेलेक्ट के हिसाब से। आगे बात करेंगे यहाँ पे रिटायरमेंट एज की, जो कि प्राण अप्लाई करते टाइम कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही रिटायरमेंट एज डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे रिटायरमेंट एज को कैलकुलेट करना यहाँ पे हम सीखेंगे। अब यहाँ पे 2 जो है वो कंडीशन है। मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो 1 तारीख को है, मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 तारीख का है, तो आपका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा, ठीक है, आपका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा वो क्या होगा, लास्ट मंथ की लास्ट डेट को होगा, ठीक है। लास्ट मंथ की क्या होगा, लास्ट डेट को होगा। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को छोड़ के मान लीजिए 2, 3, 4, 10, 12, 11 किसी भी दिन होगा, ठीक है, तब आपका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा वो क्या रहने वाला है, वो इसी महीने की, ठीक है, इसी महीने की लास्ट डेट को, लास्ट अंतिम तारीख को आपकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी। एग्जाम्पल के हेल्प से अभी हम इसको अच्छे से बखूबी समझेंगे। फिर भी अगर आपको अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं निकालना आ रहा हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको निकाल के दे दूंगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले हम 1 तारीख वाला देख लेते हैं। अगर आपके रिटायरमेंट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ,
ठीक है। अगर मान लीजिए 1/1/1990 है तो आप 60 साल में रिटायर होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है तो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो पिछले मंथ कौन सा होगा, अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी के ठीक 1 महीने पहले यानी कि 31 दिसंबर 2049 को आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा। वहीं अगर हम कोई और डेट ले लेते हैं, मान लीजिए अगर आपकी 1 तारीख को छोड़ के कोई और डेट आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 11 सितंबर 2000 किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ हो, तो अगर इसका रिटायरमेंट निकालेंगे तो ये 1 तारीख को छोड़ के कोई दूसरी डेट है, यानी कि तो फिर हमें क्या करना होगा, इसी महीने के लास्ट, यानी कि ये तो हम 2060 में रिटायर होंगे, 60 साल में। इसके अलावा अगर मैं मंथ की बात करूं तो इसी महीने रिटायरमेंट होगी, यानी कि 9वें महीने सितंबर में ही। और अगर मैं डेट की बात करूं तो इसी महीने की अंतिम तारीख यानी कि 30 सितंबर 2060 में रिटायरमेंट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की रिटायरमेंट जो है वो अगर 1 तारीख को, डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को है, तो रिटायरमेंट 60 साल यानी कि 2049, उससे ठीक 1 महीने पहले की जो अंतिम तारीख है, यानी कि जनवरी से पहले दिसंबर आता है और दिसंबर की अंतिम तारीख 31 दिसंबर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4/10/1995 हो तो हमारा डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, 60 साल, यानी कि यहाँ पे 1995 की जगह आ जाएगा 2055 में आप रिटायर होंगे। अब 1 तारीख को छोड़ के डेट है, यानी कि इसी महीने, तो 10वां महीना यानी कि अक्टूबर ही। और अगर मैं इसके डेट की बात करूँ तो अक्टूबर की जो अंतिम तारीख है यानी कि 31 अक्टूबर 2055 आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, अभी भी अगर आप नहीं सीख पाएँ अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो आप कर सकते हैं कमेंट, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगी। अब हम बात करेंगे स्टेप वाइज स्टेप आप प्राण के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, enps.nsdl.com पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ENPS, जिस पे आप प्राण के लिए अप्लाई करेंगे, nsdl.com। इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आपको ऑप्शन कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर। क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो जो आपका दूसरा स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है गवर्नमेंट सब्सक्राइबर का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है डेट ऑफ बर्थ डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से डालना है। तो हमारा जो तीसरा स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमें डालना है अपना सावधानी से जो हमारा पैन नंबर है, पैन कार्ड है आपके पास, ज़रूर होगा पैन कार्ड, उसका नंबर डालना है। ये हमारा चौथा स्टेप है। उसके बाद जो 5वां स्टेप है वो अपना फ़ोन नंबर डालना है, वही फ़ोन नंबर जो आपका हर जगह काम कर रहा हो। तो हमारा जो 5th स्टेप होगा वो हमारा मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो हमें डालनी है अपनी ईमेल आईडी जो वर्किंग हो, जिस पे कभी अगर वो चाहें तो हमें क्या कर सके, कांटेक्ट कर सके, तो हमें अपना जीमेल डालना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीड की। इतना कर लेने के बाद आपका प्रोसीड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो एक स्टेप है लगभग वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रोसीड करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, OTP डाल लेना है। और OTP डाल लेने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो खुल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, अब हम क्या करेंगे, टीचर कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो टीचर की कैटेगरी जो है यहाँ पे हमने OTP डाल ली है। अब हम टीचर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप किस कैटेगरी के टीचर हैं, तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करना है। ऑब्वियसली आप बिहार से हैं तो आपको बिहार चूज़ करना है। इसके अलावा आपको DDO कोड डालना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद फिर से आपको प्रोसीड कर लेना है। इतना कर लेने के बाद जो है वो आपका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं प्रोसीड। उसके बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हों, जो आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं जो मांगी जाएंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो हमें क्या करना है, उनके साथ शेयर करना है। और जो सभी चीज़ें हैं वो आप सही डालेंगे, क्योंकि आगे आपको फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट की जो भी डिटेल है, आपका अकाउंट नंबर, इसके अलावा IFSC कोड वगैरह जो भी सही से डालेंगे।
आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, यानी कि आपके अलावा कौन कौन इस आपके इस मनी को एक्सेस कर सकता है। तो आपको नॉमिनी की डिटेल यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो आपको जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपके आधार से रिलेटेड एक OTP जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे, और उसके बाद आपका जो है वो फाइनल सबमिट जो है वो हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने प्राण अप्लाई के लिए बात किया। आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो प्राण है वो स्टेप बाय स्टेप आपका यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा, और ये सही तरीका है प्राण अप्लाई करने का। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।